चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम सीखेंगे कि हमारा जो है कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, किस तरीके से हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट वर्क करते हैं, इन सबको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि कॉक की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें क्या है, अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, मतलब कि छिद्र टाइप में है, या फिर कह लो इस तरीके से बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, बॉक्स बना सकते हो आप, इस तरीके से बॉक्स बने हैं। तो जिसकी संरचनाएं कैसी है, मधुमक्खी के छत्ते की जैसी प्रतीत होती है। मधुमक्खी के छत्ते में ऐसे ऐसे होते हैं ना बहुत सारे, ऐसे ऐसे बना सकते हो आप, ऐसे ऐसे, है ना। इस तरीके से इन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो है, इस जो उसमें काट थी, पतली सी डेड सेल थी, या लकड़ी की सूखी हुई एक काट थी। ठीक है, उसमें क्या देखा इन्होंने, मधुमक्खी के छत्ते जैसा छोटे छोटे होल थे। कॉर्क के एक पदार्थ है ये, वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। किसी भी वृक्ष के छाल से आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी पौधे जो सूख जाते हैं, ठीक है, किसी भी पौधे जो सूख जाते हैं, उनकी जो पतली परत होती है ऊपर वाली, उसमें देख सकते हैं ये चीज़ आप। सन 1665 में जो है हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। क्या कह रहे हैं कि इन्होंने जो ना 1665 में खुद से निर्माण किया था सूक्ष्मदर्शी, किसी का निर्माण नहीं था, रेडीमेड नहीं उठाया, इन्होंने खुद से निर्माण किया। उसमें इन्होंने 1665 में देखा। क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो भैया रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। कौन से सूक्ष्मदर्शी से किया, तो भैया खुद के निर्मित द्वारा, खुद ने बनाया सूक्ष्मदर्शी, उसके द्वारा किया। ठीक है, कैसा लगता था, तो भैया ये छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस तरीके का दिखाई देता था। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठ को कोशिका कहा। इसका नाम भी उन्होंने दिया, क्या नाम दिया, तो बेटा कोशिका कहा, सेल कहा। ठीक है, कोशिका कहा। लैटिन शब्द में जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ये देखो छोटे छोटे कमरे जैसे बने हुए थे ना, ये छोटे छोटे कमरे जैसे बने हुए थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो इसीलिए इसको नाम दिया इन्होंने शेल। ठीक है, उपरोक्त घटना जो है छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने क्या किया कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। मतलब कि जो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ऐसे ही थी। देखो नॉर्मली अगर मैं बातें बताऊं तो रॉबर्ट हुक क्या थे, ऐसे ही घूम रहे होंगे, टहल रहे होंगे, बैठे होंगे, है ना, सोच रहे होंगे। उन्होंने देखा एक लकड़ी की छाल थी, छोटा सा, उससे उन्होंने अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया था। देखो सूक्ष्मदर्शी कुछ इस तरीके का दिखता है, आपने 6th क्लास में भी देखा होगा। इसके बारे में तो आप पहले से ही इन द सेंस कह सकती हूँ कि 6th क्लास से ही आपको ये चीज़ जानकारी दे दिया जाता है कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो ये सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, यहाँ पर लेंस लगाया जाता है, यहाँ पे जो भी चीज़ का हमें अवलोकन करना होता है, उसको हम एक कांच की प्लेट पे रख के यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ फिक्स कर देते हैं। इसके अंदर कांच होता है, लेंस होता है, लेंस के थ्रू हम छोटी चीज़ों को भी बड़ा करके देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या है ना, इन्होंने खुद बनाया था, किसी का बना हुआ नहीं था, इन्होंने खुद बनाया था अपना सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, खुद बनाया था ये सूक्ष्मदर्शी, और जो है खुद के बनाए हुए वह सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने वो लकड़ी के काठ में को अवलोकन करने के लिए ट्राई किया। तो उन्होंने यहाँ पे छाल डाला, और छाल डालने के बाद क्या पाया कि यहाँ पर जो है ना छोटे छोटे कोष्ठक जैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे कोष्ठक जैसे दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, या मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है। ठीक है, तो उसी को क्या इन्होंने नाम दिया, कोशिका। कि मतलब ये छोटे छोटे चीज़ों से बनकर बने हैं, तो ये कोशिका कहलाई। इसकी खोज 1665 में हुई, रॉबर्ट हुक ने किया। कैसे, किससे देखा, तो खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से देखा। ठीक है, यहाँ पर एक दे रखा है प्रैक्टिकल क्रियाकलाप, जिसको करके देखते हैं।
सो सजीव किससे बने होते हैं, सजीव किससे बने होते हैं, उसके लिए इन्होंने प्रैक्टिकल किया, क्या किया, इन्होंने प्याज की झिल्ली ली है। ठीक है, ये देखो ये प्याज की झिल्ली है, मैं अभी आपको इसको रीड कर देती हूँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले इसको समझ लो थोड़ा सा, ये मेरी प्याज की झिल्ली है। अगर मैं इसको ना सूक्ष्मदर्शी में देखूँ डाल करके तो मुझे ना ऐसे ऐसे दिखते हैं, जिस तरह से बॉक्स बने हैं ना कोष्टक जैसे, ऐसे दिखते हैं। ये जो डॉटेड डॉटेड है ना, ये डॉटेड डॉटेड तुम्हें दिख रहा होगा हर एक पार्ट में, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, केंद्रक कहलाते हैं या फिर न्यूक्लियट कहलाते हैं। ठीक है, और जो है चारों साइड केंद्रक के अलावा जो भी चीजें हैं वो क्या है, हमारी कोशिका है। ठीक है, ये प्याज की झिल्ली की कोशिका है। आइए अब इसको हम रीड कर देते हैं। यही चीज लिखा है कि भैया इसको क्या करना है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक पतली सी प्याज पे जो पन्नी जैसी होती है ना परत, उसको लेना है और उसको एक कांच के स्लाइड पे रख के सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखो और वहां पे आप अवलोकन करो या देखो तो कैसा दिखता है, तो उसमें आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखो मैं रीड कर दे रही हूँ। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो, चिमटे की सहायता से हम प्याज का अवतल सतह की ओर भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रख लेते हैं, इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। ठीक है, हम झिल्ली से क्या करें, एक कांच की स्लाइड लो, जैसा कि मैंने बताया कि कांच की स्लाइड लो, इस पर क्या करो, पानी की एक बूंद डालो। अब वॉच ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दो। यह ध्यान रखें कि झिल्ली जो है बिल्कुल सीधी हो, मतलब मुड़ी हुई ना हो। बिल्कुल पतली सी पन्नी होती है तो बिल्कुल प्लेन जो है रखना है, सीधा करके रखना है, ऐसा नहीं कि सिकुड़ा हुआ रख दो, नहीं। सो एक पतला जो है पेंट ब्रश पर इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है, मतलब किसी भी चीज़ का आप हेल्प ले सकते हो। यहाँ बोल रखा है पतला पेंट ब्रश से आप इसको इजीली रख सकते हो। सो अब इस पर क्या करो, एक बूंद सेफ्रोमाइन की डालो। ठीक है, सेफ्रोमाइन क्या होता है, इससे डालोगे ना तो कलर हो जाएगा। जैसे व्हाइट होता है तो व्हाइट में तुम्हें पता नहीं चलेगा, तो सेफ्रोमाइन की अगर थोड़ी सी बूंद डालोगे तो क्या होगा, उसका कलर हो जाएगा, मतलब वो ब्लू ब्लू हो जाएगा। ठीक है, और इसे स्लिप से ढक दो। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले ना आने पाए। अपने अध्यापक से सहायता लें। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले और उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी में इन्होंने प्रैक्टिकल किया, यहाँ पे देखा तो क्या पाया कि आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, कागज पर खींचकर उसे बनाने के लिए बोला गया है, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, आप उसे बना सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्याज की छोटी प्याज की झिल्ली ली है ना। अगर बड़े प्याज में से झिल्ली वो निकालें, बड़े प्याज में से अगर वो पन्नी निकाले तो क्या उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, तो बेटा नहीं, उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पतले प्याज की छोटे प्याज की झिल्ली में है। ठीक है, या पन्नी जैसी परत है उसमें। ठीक है, अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्ली से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं, क्या हम एक समान संरचना को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न, तो इसका जवाब बेटा मैंने आपको दे दिया कि भैया छोटा प्याज हो, बड़ा प्याज हो, कैसा भी प्याज हो, उसमें जो संरचनाएं होंगी वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा ब्लू वाला आपने देखा। सो ये संरचनाएं क्या हैं, अभी हमने देखा कि जो उसमें डॉट डॉट पार्ट है वो हमारे क्या है, केंद्रक है, और जो बाहरी पोर्शन है वो हमारी कोशिका है। ठीक है, तो ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। यस, देखा ना आपने, हाँ, तो एक जैसी दिखाई देती है। सो ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शल्क कंद बनाते हैं। जैसा कि देखा प्याज के छिलके में हमने देखा ना, बड़ा सा बॉक्स बन गया ना, छोटे छोटे बना करके क्या हुआ, बड़ा सा बन गया है ना, तो यही चीज है। सो इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर एक जैसी ही संरचना दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली को कोशिकाएं एक समान है, इसकी कोशिकाएं क्या हैं, एक समान है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है, प्याज छोटा हो बड़ा हो वो फर्क नहीं पड़ता, जैसी उसकी संरचना है वैसी ही रहेगा। ठीक है, सो ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शल्क कंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। तो क्या कहते हैं भैया, कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव जो है एक कोशिकीय भी होते हैं, है ना, जैसे कि अमीबा वगैरह के बारे में आपने क्लास 6 में ही जान लिया होगा। अब यहाँ क्या दे रखा है कि आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। सबसे पहले क्या किया गया, आवर्धक लेंस की खोज की गई भाई, जिसमें छोटी चीजों को बड़ा आकार करके दिखाया जाता है। उसके बाद इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। ठीक है, कि एक तरीका होना चाहिए जिससे कि मेरे को बार बार ना उससे हेल्प ना लेना पड़े, डायरेक्ट वहाँ पे जो भी चीज़ मेरे को टेस्ट करना वहाँ रखूंगा और फिर इजीली मेरे को उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, सो यह पता चला कि एकमात्र
कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव, जैसे कि अमीबा हमारा हो गया, कैलेमिडोमोनास हो गया, ठीक है, या पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये जो है ना 4-5 नाम बिल्कुल आप रट लेना, ठीक है। रट लेना तो मतलब रट लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि एक कोशिकीय जीव क्या होती है, तो भैया एक कोशिकीय जीव हमारा होता है बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, क्लोमडीमोनास, ठीक है। सो इन सजीवों को क्या हम बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। इनमें एक ही चीज़ होती है, इसमें कोई अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। आगे पिक्चर भी दे रखा होगा, मैं आपको दिखा दूंगी। सो इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। जैसे कि अगर मान लो, मैं नॉर्मल सा एग्जांपल बताती हूँ कि एक घर है, ठीक है। एक घर में एक ही बंदा रहता है, तो भैया सारे काम कौन करेगा? वही बंदा करेगा। खाना बनाना, काम पे जाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, हर एक चीज़ क्या करेगा? वही बंदा करेगा, ठीक है। और एक दूसरा घर है, ठीक है। ये एक घर था, इसमें एक ही बंदा था। एक दूसरा घर है बी, इसमें क्या है? 4 बंदे हैं, या मान लो 10 बंदे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो भी काम होगा वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यस नो? डिवाइड हो जाएगा ना, है ना? तो अलग अलग काम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लो कि भैया एक बर्तन धो लेगा, एक कपड़े धो लेगा, एक खाना बना लेगा, एक काम करने का काम करेगा, एक बच्चे संभालने का काम करेगा। तो इसमें क्या है? बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग बंदा। लेकिन यहाँ एक ही काम, एक ही बंदा है, तो भैया एक ही बंदा सारा काम कर रहा है। तो ये क्या है? एक कोशिकी है, ठीक है। और ये बहुकोशिकी है। एक और बात सुनो, दूसरी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जब बंदा क्या है कि सारा काम खुद ही करेगा, यूँ सोचो कि सारा काम अगर वो खुद ही कर रहा है, तो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, जल्दी बीमार हो जाएगा, जल्दी थक जाएगा, है ना? तो इसकी आयु जो होती है छोटी होती है। एक कोशिकीय जीव की क्या होती है? आयु छोटी होती है। वही जो बहुकोशिकीय जीव होती है उसकी आयु बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि भैया अलग अलग काम तो अलग अलग लोगों को डिवाइड कर रखा है ना। 4 बंदे हैं तो चारों को अलग अलग काम डिवाइड कर रखा है। तो भैया इनको काम भी कम करना पड़ेगा, थकान भी कम होगा, बीमारी भी कम होगी, तो ये लंबे समय तक जिएंगे, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जीव जो है, हम भी बहुकोशिकीय जीव में ही आते हैं, ठीक है। अब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। क्या होता है कि हमारा जो है, हम क्या है? हम हो गए या एनिमल हो गए, क्या है वो? बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। तो हमारा क्या होता है कि हमारे जीव होते हैं। जीव का काम है स्वाद लेना, आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, हाथ का काम है लिखना पढ़ना, या कोई भी चीज़ करना, पैरों का काम है चलना। तो ये हमारे क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। हमारे जो है कार्य अलग अलग हमारे ऑर्गेन को डिवाइड हो रखा है। बट एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि सारा काम एक ही बंदा करता है। लाइक अमीबा हो गया, तो अमीबा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब उसको भोजन दिखा, तो ये अपना ये जो है ना गड्ढा बढ़ा लेता है, और बढ़ा करके एकाएक ही इसको बंद कर लेता है। अब फिर इसका पाचन का काम भी अंदर ही होता है, और फिर निष्कासन काम भी यही बंदा करता है। इसके लिए कोई अलग अलग अंग नहीं दिए जाते हैं अलग अलग कार्य करने के लिए। आई होप कि ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय में क्या होता है? अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण दे रखा है। फंजाई हो गया, कवक हो गया, पादप हो गए, जंतु हो गए। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में बात कर सकते हैं? तो भैया कर लेते हैं बात, है ना। तो प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव जो है एक कोशिका से ही बने होते हैं। पहले एक कोशिका ही होती है, वही विकसित होकर के बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। जैसे कि हमारा ही जो है मानव का जन्म होता है, तो क्या होता है? स्पर्म जो होती हैं एग के अंदर एंटर करती है, दोनों एक एक कोशिकीय होती है, ठीक है। ये एंटर करती हैं, जब एंटर करती हैं तो धीरे धीरे हमारे जो है बॉडी का निर्माण होता है। पहले एक छोटा सा गोल सा स्ट्रक्चर होता है, फिर धीरे धीरे इसमें हाथ बनता है, नाक बनता है, आँख बनता है, मुंह बनता है। तो एक कोशिकीय जीव से क्या हो रहा है? बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। सो कोशिकाएं विभाजित होकर के अपने ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो है, मान लो मनुष्य जो है, मनुष्य क्या आते हैं? मनुष्यों से निर्मित होते हैं। जानवर जानवरों से निर्मित होती है। उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर मान लो मनुष्य है तो मनुष्य का बालक मनुष्य जैसा ही होगा, जानवर का बालक जानवर जैसा ही होगा। यस नो, है ना। तो बहुकोशिकीय जो है एक कोशिका से ही बनती है, और एक ही कोशिका से बन करके अलग अलग जो है निर्माण करती है अपने स्ट्रक्चर का, बॉडी का, ठीक है। आज जो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया? भैया रॉबर्ट हुक ने लगाया 1665 में, हमने अभी ऊपर देखा। उसने कोशिकाओं को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहॉक जो है 1674 ने सबसे पहले
उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। अब बताओ, अब तुम्हारे में क्या कह रहा है कि यहाँ पर भी सबसे पहले बोल रहा है और इसमें भी सबसे पहले बोल रहा है, तो भैया फर्क क्या है? दिमाग में तो कंफ्यूजन आ गया कि भैया फर्क क्या है, यहाँ पर भी ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले और यहाँ पर भी ये बोल रहा है सबसे पहले। हाँ, इसका क्या मतलब है भाई? तो भैया देखो, जो हमारे ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने क्या किया, सजीव कोशिका का पता लगाया। ठीक है, सजीव कोशिका का। वही लुई हॉक ने क्या किया, मृत कोशिका का पता लगाया। किसका? मृत कोशिका का। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। फिर आगे हमारे रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने क्या किया, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। मतलब इन्होंने क्या किया, कोशिका का तो पता लगाया, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि भैया ये बोले हर एक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, डॉट 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 सी निशान होती है, उसे हम केंद्रक कहते हैं। सो जे पुरोंकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ की जीव द्रव्य का नाम दिया। अब इन्होंने क्या किया कि भैया चलो केंद्रक तो है माना, लेकिन इसमें पता है क्या, जैली जैसा पदार्थ भी कुछ उपस्थित है। जैली जैसा पदार्थ भी जो है कुछ उपस्थित है। ठीक है, इसमें क्या है, जैली जैसा पदार्थ भी उपस्थित है। तो इसको क्या बोला इन्होंने, जीव द्रव्य। तो ये जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु जो हैं कोशिकाओं के बने होते हैं। वे जीवन की मूलभूत इकाई है। विर्चो 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है एक और क्रियाकलाप, तो चलो इसे भी देख लेते हैं, थोड़ा सा जस्ट देख लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, सो हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली को अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि क्या सभी कोशिकाओं का आकार, आकृति और दृष्टि से एक जैसे दिखाई देती है? क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसे दिखाई देती है? क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? देखो बेटा, इतना तो श्योर है कि भैया हम जो है ना, जंतु, जीवित रहने वाले, हमारी कोशिका और जो पेड़ पौधे हैं उनकी कोशिका में फर्क तो होता ही है थोड़ा सा, है ना? यस नो होगा ना, क्योंकि हमें तो भैया फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, चलना पड़ता है, सारे काम अपने अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं, तो हमें तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो भैया हमारी जो कोशिकाएं होंगी अलग होगी, वही जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिकाएं अलग होंगी। रीजन क्या है, क्या है रीजन, कि भैया उनको जो है ना इकट्ठा एक जगह खड़ा होना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग रह के, चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, उन्हें खड़ा रहना पड़ता है। तो भैया उनमें कोशिका क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर क्या है कि कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। निम्न तस्वीरों को देखें, ये मानव के शरीर की कुछ कोशिकाएं दे रखी हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगी, कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये जो पेड़ जैसी संरचना नहीं होती, इस टाइप में, देखो इस टाइप में। ये तंत्रिका कोशिका इस टाइप की होती है कुछ, ये है ये वाली संरचना। ठीक है, यहाँ क्या दे रखी है, चिकनी पेशी कोशिका कुछ इस टाइप की नजर आती है। जो हमारी रुधिर कोशिकाएं होती है, ब्लड सेल्स होती है, वो इस टाइप की नजर आती है। तंत्रिका कोशिका मैंने यहाँ आपको बना दिया है। ठीक है, ये है तंत्रिका कोशिका। इसके अलावा जो है अंडाणु दे रखा है कि जहाँ पे बच्चे रहते हैं। ये शुक्राणु है। ठीक है, ये इस तरीके से लचीला रहता है क्योंकि इसको मूवमेंट करना होता है। अस्थि कोशिका भी कठोर होता है। ठीक है, कठोर होता है क्योंकि हमारे जो है हड्डियाँ जो है मजबूती का काम करती है। फिर वसा कोशिका फैट का काम करती है। ये चीज़ है। देखो इसको स्ट्रक्चर में अभी पूरा कर देती हूँ। यहाँ दे रखा है कुछ इस तरीके का ये तंत्रिका कोशिका होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर दिख रही होगी। सो कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं जो होती है अपना आकार बदलती रहती है। जैसे हमारा एक कोशिकीय अमीबा हो गई, वो अपने भोजन को लिए, जिस इधर भोजन होता है उस साइड अपने जो है भोजन ग्रहण करने के लिए अपनी आकृति में चेंजेस करते रहते हैं। सो कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए दे रखा है तंत्रिका कोशिका, जो मैंने अभी आपको पेड़ की
तरह दिखाया। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका यह मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है जैसे कि मनुष्यों में होता है। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, है ना। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय जो है रुधिर का पंप करने का कार्य करता है, आमाशय भोजन को पचाने का कार्य करता है। इसी प्रकार एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना, ये सभी चीजें। देखो मैं नॉर्मल से या मोटे देसी लैंग्वेज में बताऊं कि भैया मान लो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, हाथ का काम कुछ और है, पैरों का कुछ काम और है, हृदय का कुछ और है, ठीक है, फेफड़ों का कुछ और है, ब्लड का कुछ और है, नाक का कुछ और है। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं, क्या क्या काम, यही चीज सारी चीजों को हाँ अलग अलग काम डिवाइड कर रखा है इन अंगों को, और इन अंगों को ही हम कोशिकांग कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे हम कोशिका कहते हैं। ये सारे कोशिकांग छोटे छोटे कोशिकांग जो होते हैं मिलकर के एक इकाई बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाया जाता है। मतलब जितना भी एक तरह का अगर मान लो कोशिका है तो उसमें सभी एक ही तरीके के कोशिकांग होंगे। ओके, तो कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका जो होती है वो किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? अब हम जानते हैं कि कोशिका बनी कैसे होती है। भैया कोशिका के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब हम कोशिका के बनावट के बारे में जानते हैं। तो हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं। देखो शुरू में हमने पढ़ लिया था कि भैया इतना तो हमें जानकारी था कि ये हमारी क्या है, कोशिका, ये हमारा केंद्रक है, इसमें हमारा क्या था, कोशिका द्रव्य पाया जाता था, है ना। इतना तो हमें जानकारी है। अब आगे देखते हैं क्या है। सो कोशिकांग कहते हैं कोशिका कैसे संगठित होती है। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देगा। क्या? एक प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक और तीसरा कोशिका द्रव्य। देखो प्लाज्मा झिल्ली यही है, ये जो है ना चार आवरण, यही प्लाज्मा झिल्ली है। ये हमारा जो बीच में डॉट है वो केंद्रक है, और जो है जेली जैसा पदार्थ जो होता है चारों साइड, ठीक है, जेली जैसा पदार्थ जो होता है वो हमारा होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, जो केंद्रक को और प्लाज्मा झिल्ली को अलग करता है। सो कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसके बाहरी जो पर्यावरण है उसकी पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। अब आओ देखो कैसे करते हैं भैया। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? तो बेटा अभी हम क्या करेंगे, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जो आवरण होता है उसके बारे में। तो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, इसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये क्या होता है? बाहरी परत होता है। जो भी चीजें होती है अंदर होती है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए हम क्या बोलते हैं? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब क्या है कि जो चीज चाहेगी ना ये अंदर लाना, उसी को अंदर आने देगी, हर किसी को अंदर आने नहीं देती। ये वॉचमैन का काम करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि भैया कैसे जाते हैं। क्योंकि ये तो क्या है, पारगम्य झिल्ली है, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग जिसको चाहेगी अंदर लेना वो उसी को लेगी, जिसको चाहेगी बाहर जाना उसी को जाने देगी, हर किसी को अलाउ नहीं है अंदर आना, ठीक है। तो कुछ पदार्थ जैसे कि हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया अथवा ऑक्सीजन जो है कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकती है। क्योंकि हमारे जीवन को जीने के लिए क्या चाहिए? ओ और सी का आना जाना तो जरूरी है ना भैया, है ना। ऑक्सीजन चाहिए हमें जीने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमें छोड़ने के लिए चाहिए, है ना। सो हम पिछले अध्याय में क्या था, विसरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके थे। विसरण क्या होता है कि इधर से इधर जाना आना, जाने आने के ही हम क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं, है ना। जाने आने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं, ठीक। सो देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। एक और चीज, अब उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि भैया ये होता क्या है उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है टंकी, उसमें पानी है, या 2 गिलास पानी है, ये पाइप से कनेक्ट है, ठीक है। ये इतना पानी भरा हुआ है, ठीक, ये इतना पानी
भर रखा है। ये देखो पानी है, ये इतना इसमें पानी भर रखा है, ठीक है, और इसमें इतना पानी है। अब बताओ क्या होगा, यहाँ पानी ज़्यादा है, सांद्रता ज़्यादा है, यहाँ पानी कम है, सांद्रता कम है। ये इसमें से पानी इधर पाइप के थ्रू से फ्लो होगा, और जब तक ये फ्लो होता रहेगा जब तक कि इसका जो है बराबर ना हो जाए दोनों में, है ना। तो यही चीज़ है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, विसरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो, कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में भी होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे कि CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है जिसका निष्कासन आवश्यक है ना, कोशिका में एकत्र हो जाती है और उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। जब शरीर में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय क्या होता है भैया, सांद्रता से उच्च सांद्रता से क्या होगा, निम्न सांद्रता की ओर विसरण होगा। ठीक है, जहां मान लो बॉडी के अंदर CO2 ज्यादा है, बाहर कम है, तो बॉडी से हमारी CO2 बाहर आएगी, है ना। ठीक है, तो द्वारा कोशिका से बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, जब बॉडी के अंदर हमारे ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो बाहर से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं अंदर, तो O2 जो है बाहर की कोशिकाओं में विसरण के द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान को ही क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। और इसी के थ्रू हमारा जो है संरचना या कह लो प्रोसेस पूरा होता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है, वाटर का, जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया। जल के अणुओं की गति जब विभेदन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण ही प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण की प्रक्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक जो है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, अब इसका जो है ना पसीना का हेल्प ले सकते हो कि पसीना जो है हमारी बॉडी में क्या होता है, पानी अगर एक्स्ट्रा होता है तो पसीने के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक, और एक और चीज, मान लो क्या है, पानी हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा है तो पसीने के थ्रू बाहर आ गया, लेकिन कई बार हम क्या होता है पानी पिए बिना पूरा दिन रह लेते हैं। तो कैसे हम रह लेते हैं बिना पानी पिए बिना, तो बिना पानी पिए बिना, तो देखो होता क्या है कि उस समय हमारे बॉडी में पानी तो हमने पिया नहीं। जब हमने पानी नहीं पिया तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, पानी भरा रहे, कम रहेगा, और बाहर एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा होगा। तो बॉडी के जो छिद्र जिससे हमारा पसीना बहता है उसी छिद्रों से है बाहर एनवायरनमेंट से पानी हमारे बॉडी में चला जाता है और हमें प्यास नहीं लगती है। ठीक है, जो निर्जला व्रत वगैरह रखते हैं महिलाएं उनके लिए हैं। ठीक है, तो यदि हम किसी जो है किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा, निम्न 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। पहला क्या, यदि कोशिका को तन्यु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम है, जल की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें रखा जाए तो जल परासरण विधि के द्वारा क्या होगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को हम अल्प परासरण दाबी कहते हैं। ठीक है, अल्प परासरण दाबी कहते हैं। दूसरा केस क्या है, यहाँ जल के अणु क्या है, जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर वाले जल की मात्रा से अधिक है ना। तो इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका क्या होगी, फूलने लगेगी। सेकेंड केस क्या है कि यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता से ठीक बराबर हो, इधर भी बराबर है इधर भी बराबर, तो भैया आना जाना होगा ही नहीं होगा, है ना। तो कोशिका झिल्ली में जल का कोई शुद्ध गति नहीं होगा। ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, समपरासारी विलयन। इसमें क्या होता है कि जल किधर भी नहीं जाता है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं होती है, इसलिए कोशिका के जो माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर वाले घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण के द्वारा कोशिका से बाहर आ जाता है। ऐसे विलयन को हम अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल जो है अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी।
परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णनात्मक झिल्ली के द्वारा गति होती है। आओ इसको क्रियाकलाप के द्वारा, यहाँ क्रियाकलाप दे रखा है कि देखो क्या है, इन्होंने अंडे से परासरण करवाया है कि अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। क्या कह रहा है कि अंडे को जो है ना, अंडा उसे उबालना नहीं है, उसको हाइड्रोक्लोरिक, बिना उबाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल के इसके कवच जो होते हैं, ऊपरी कवच, उसको हटाओ। तो अंदर क्या बचेगा, एक पन्नी सी बचेगी। ठीक है, इसका कवच जो है अधिकांशतः जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली अब अंडे के ऊपर रहेगी। मतलब क्या है कि अगर ये कवच हटा दिया जाए ना, तो एक पतली सी पन्नी सी नजर आएगी। जो आप अंडे उबालते हो तो एक पन्नी से निकलती है ना, वो बस पन्नी सी रह जाएगी। और तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होगा, वो जो ऊपर का वाइट होता है लेयर, वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पन्नी घिरे रहती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं, जब हम अंडे को जल में डालते हैं ना, तो अंडे के अंदर जो है ना जल कम होता है और बाहर जल ज़्यादा होता है। तो हमारा क्या होता है, बाहर से जो है जल अंडे के अंदर भर जाता है, अंडे के अंदर चला जाता है और अंडा क्या होता है, फूल जाता है। सो अंडा फूल जाता है क्योंकि परासरण जो है द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि इस प्रकार की एक कवच रहित अंडा नमक के संतरे विलयन में रखो और 5 मिनट इसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है, क्यों? क्योंकि नमक के संतरे विलयन में पानी कम है, नमक ज़्यादा है ना, नमक ज़्यादा है, पानी कम है। जब पानी कम है तो अंडे से वो पानी ले लेगा और अंडा सिकुड़ जाएगा। जल अंडे से निकलकर नमक में विलयन में आ जाता है क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित होता है। ठीक है, इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी कर सकते हैं। और प्रत्येक का अवलोकन करो। यहाँ एक और क्रियाकलाप दे रखा है, ये आप करके देखना। किशमिश को लेना, किशमिश को जल में डालना। किशमिश को जल में डालोगे तो क्या होगा, किशमिश के अंदर जल कम है और गिलास में जल ज़्यादा है, तो गिलास वाला जल किशमिश के अंदर चला जाएगा। और अगर उसमें नमक डाल दो पानी में, तो क्या होगा, नमक घुला रहेगा, तो पानी जो है किशमिश से बाहर आकर जाएगा और किशमिश फिर सिकुड़ जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय अल्प अलवणीय जलीय जीवों अथवा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण के द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जो है जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। अब यहाँ दे रखा है कि जो पौधे होते हैं ना, पौधों की जड़ होती है, जड़ के द्वारा क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं और पौधे की पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। तो ये भी किसका उदाहरण है, एक परासरण का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त जो विसरण है कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका के विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना भी क्या होता है, विसरण का ही एक उदाहरण है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। यहाँ क्या कह रहा है, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे कि लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, से बनी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भैया प्लाज्मा झिल्ली किससे बना है, तो भैया ये लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है प्लाज्मा झिल्ली। और क्या होती है, ये लचीली होती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको नोट करने के लिए है, ये क्वेश्चन में आपको आंसर में बना के लिखना है। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। तो प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का जो है लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब एंडोसाइटोसिस क्या कहता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा बनाती है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि इसके अंदर जो है प्लाज्मा झिल्ली अपनी भोजन को ग्रहण करने के लिए अपनी बॉडी को इजीली मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम कोशिका भित्ति के बारे में जानें। कोशिका भित्ति क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ना, उसके अंदर एक और आवरण होता है, जो सेकेंड वाला आवरण होता है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, ये जनरली क्या होता है, पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। क्यों, पादप कोशिका को स्ट्रांग बन के रहना पड़ता है ना भैया। हवा हो गया, कुछ भी हो गया, पानी हो गया, बारिश हो गया, तूफान हो गया, उसमें स्ट्रांग बन के रहना होता है, खड़ा रहना होता है। इसीलिए ये जो है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक है, जो हमने बताया, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किस चीज से बनी होती है भैया, सेल्यूलोज से बनी होती है। एक और क्वेश्चन कि जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है, एक जटिल पदार्थ है और ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब कि कठोर करने का काम करता है, स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण के द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। ऑफकोर्स
जाहिर सी बात है कि अगर क्या होगा, पानी अगर बाहर आएगा तो अंदर वाला पोर्शन क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो कोशिका झिल्ली और अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी। इस घटना को क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य का कुंचन। जीवद्रव्य का कुंचन, ठीक है। इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप के द्वारा देख सकते हैं। अब यहाँ देखो क्या है कि रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ, इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। देखो पत्तियों में जो छोटे छोटे होते हैं ना कण, उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसमें एक हरा पदार्थ है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और जो हरे हरे पदार्थ हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। क्या होगा भैया, नमक या शक्कर का मिश्रण होगा तो वो पत्तियों से पानी खींच लेगा अपनी ओर। अब रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालो, इससे पत्ती की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। अब एक पत्ती को स्लाइड पर रखो और इसे सूक्ष्मदर्शी में देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से इसे देखो। हम क्या देखते हैं, ये बताना है कि भैया क्या दिखा। तो इस क्रियाकलाप से ये निष्कर्ष निकलता है कि इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में परासरण संभव है, जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। मृत कोशिकाओं में इतना फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जीवित कोशिकाओं में ही इसका फर्क पड़ता है। सो कोशिका भित्ति जो है पौधों, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, ये कह लो अल्प परासरणदाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति में फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षाकृत आसानी से सहन कर लेती है। देखो कहने का मतलब क्या है कि पादप में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति क्या करती है, पादप को कठोर बनाने का कार्य करती है। क्या होता है, जब पानी अगर एक्स्ट्रा है तो ये क्या होगा, पानी और पौधों में पानी कम है तो क्या होगा, बाहर से पानी अंदर की ओर जाएगा, बाहर से पानी अंदर की ओर जाएगा। और एक क्षमता ऐसा आएगा कि भैया अगर जो है ना, इसमें मान लो कोशिका भित्ति नहीं होगा तो फूल फूल कर क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, है ना, ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है ये इसको कठोरता प्रदान करती है। क्यों, क्योंकि ये सेल्यूलोज से बनी होती है, और सेल्यूलोज जो है पौधों को दृढ़ बनाने का कार्य करती है। इससे जो है परासरण जो है, पानी का परासरण अंदर की ओर उतना ही जाता है कि, और अगर ज़्यादा जाता भी है तो जो है स्ट्रॉन्ग और कह लो दृढ़ बना के रखता है, जिससे कि जो है पादप फटने से बच जाता है। ठीक है, ये है कोशिका भित्ति का कार्य। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, केंद्रक के बारे में। देखो केंद्रक क्या होता है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसमें बीच में जो डॉट सा होता है वो हमारा कहलाता है केंद्रक। अब इसके कार्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं। चलो देखो, यदि आपको याद होगा कि हमने प्याज की छिल्ली को अस्थायी स्लाइड पर बनाई थी, उसमें भी हमने क्या किया था कि आयोडीन वगैरह की बूंदें डाली थी, और हमने देखा था उसमें भी क्या है, छोटे छोटे डॉट दिखाई देते हैं। वो क्या थी, कोशिका की केंद्रक थी, ठीक है, कोशिका क्या थी, केंद्रक। सो कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे होते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे और कुछ प्रतीत होते हैं, कुछ कम गहरे प्रतीत होते हैं, मतलब कि लाइट कलर के होते हैं, है ना। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रोनिन अथवा मैथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा और इसके बारे में फिर से कह रहा है कि आओ फिर से इसको देखें। क्या है यहाँ पे, इन्होंने एक क्रियाकलाप किया है कि कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल की जो है अंदर की खाल को धीरे से खुरचो, मतलब कि हल्का सा बॉडी की खाल को खुरचना है। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई, सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैला कर रखो। क्या कह रहा है, हमारी बॉडी के या गाल का किसी का भी स्किन लो और स्किन को प्रैक्टिकल करना है सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से। इसे रंगने के लिए एक बूंद मैथिलीन ब्लू डालें या फिर जो भी कलर करने के लिए आप डालते हैं वो डालें। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार करें, इस पर क्लिप लगाएं और क्या, ताकि ना वो सिकुड़े ना, फैला रहे। क्या देखा आपने, कोशिका की आकृति कैसी है। देखो मैं नॉर्मल सी बता रही हूँ कि उसको भी अगर देखोगे ना तो वैसा ही दिखेगा, सेम जिस तरीके से स्ट्रक्चर प्याज की झिल्ली की थी ना, वैसे ही उसमें भी दिखेगा।
ठीक है, और उसमें भी क्या होगा, डॉट 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 होगा। ठीक है, सो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत पर का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब केंद्रक की चारों ओर भी क्या होता है, एक कवर होता है, उसे हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो केंद्रक झिल्ली होती है ना, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। सो इन छिद्रों के द्वारा क्या होता है, केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर का कोशिका द्रव्य तक मिल जाते हैं, या फिर कह लो कि आना जाना हो पाता है, गो एंड कम का काम होता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम जो है कह रहा है कि आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर जानते हैं क्या कि कोशिका द्रव्य उस यहाँ पर जो आने जाने का कार्य करता है वो कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य के बारे में एक अलग टॉपिक दे रखा है, यहाँ फिलहाल हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केंद्रक में क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। अब देखो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या काम करता है, हमारे पेरेंट्स के द्वारा जो भी चीज़ें होती हैं वो बच्चे की बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करता है कि भैया मामा का नाक कैसा है, पापा का नाक कैसा है, मामा की आंखें कैसी है, हाइट कैसा है, गोरा है, काला है, पतला है, दुबला है। ये सारे काम क्या करते हैं, क्रोमोसोम का होता है, पेरेंट्स से बच्चों तक ट्रांसफर करने का। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। सो केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वह माता पिता के डीएनए से अणु के रूप में अगली संतति को पहुंच जाते हैं या पहुंचाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं डीएनए अथवा प्रोटीन के बने होते हैं। क्या है ये, प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए में क्या होती है, हर एक सूचनाएं होती है कि भैया नाक कैसा है, आँख कैसा है, कान कैसा है, लंबा है, छोटा है, गोरा है, पतला है, चिकना है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है। डीएनए के क्रियाकलाप खंड को जीन कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, जीन। जो कोशिका विभाजन नहीं हो जाती है उसमें यह डीएनए जो है क्रोमैटिक पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिक पदार्थ धागे की तरह की संरचना के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने लगती है तब ये क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। देखो क्रोमैटिक क्या है, जब हमारी कोशिका होती है उसमें ये क्या है, ऐसे ऐसे करके फैले होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके फैले होते हैं। ये जब हमारा कोशिका विभाजन का कार्य होता है तब ये छड़नुमा बन जाते हैं, और अलग अलग इनका जो है पोर्शन है, मतलब कह लो अलग अलग पार्ट जो है, मान लो यहाँ तक आँख का डिसाइड कर रहा है, यहाँ तक कान का डिसाइड कर रहा है, यहाँ तक लंबाई का डिसाइड कर रहा है, यहाँ तक गोराई का डिसाइड कर रहा है। ये सारी चीज़ें अलग अलग पार्ट अलग अलग कार्य करती हैं। ठीक है, अलग अलग कार्य करती हैं। ठीक, तब ये क्रोमोसोम में संगठित हो जाते हैं। ठीक है, सांप के छड़नुमा बन जाते हैं। कुछ जीवों में कोशिकाएं जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनाते हैं। ये कोशिका के विकास व परिपक्व को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका को रासायनिक क्रियाकलाप को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रक जो है बहुत छोटे कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अब जब भैया झिल्ली है ही नहीं तो क्या बाहर क्या अंदर, है ना, वो छोटे छोटे होते हैं लेकिन होते हैं। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिक पदार्थ होता है, इसमें क्रोमोसोम नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, केंद्रिकाएं कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें केंद्रिका झिल्ली नहीं होती है। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब आदि या पूर्व, क्रियोटिक मतलब कि केंद्रक, बिना झिल्ली के केंद्रक। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है हम उन्हें यूकेरियोटिक कहते हैं। भैया है तो भैया यूकेरियोटिक, नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों के द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैले की तरह की संरचना के साथ होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। यहाँ देखो पिक्चर में प्रोकैरियोटिक कोशिका दे रखी है जिसमें कोशिकाएं ये हैं, कोशिका भित्ति यहाँ पे है, सेकेंड लेयर होगा, प्लाज्मा झिल्ली ऊपरी वाला लेयर है, और राइबोसोम अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, और अंदर जो है कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है उसके बारे में जानो। देखो मोटा सा ये देखो, हमारे पास एक कोशिका है, अंदर केंद्रक है, और जो भी पदार्थ यहाँ पर है वो हमारी कोशिका झिल्ली है,
लिक्विड जैसी जो भी है वो कोशिका द्रव्य है। ठीक है। सो जब हमने प्याज की झिल्ली अथवा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं को स्लाइड की सहायता से देखा तो हमने क्या पाया कि प्रत्येक जो कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा सा क्षेत्र है दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। मतलब ये केंद्रक और कोशिका के जो बीच वाला पोर्शन है वो सारा क्या है, कोशिका द्रव्य है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है, लिक्विड रूप में पाया जाता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिक अंगक भी कहते हैं। प्रत्येक जो अंगक होते हैं कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों ही मिलाकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य। क्या, जीव द्रव्य। जो कोशिका हमारे जो है द्रव्य और केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर के हम बनाते हैं जीव द्रव्य। ठीक है। सो कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिका अंगक में क्या होती है, झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली अथवा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इसमें जीवन के जो गुण होते हैं, इसलिए जो इसमें जीवन के गुण होते हैं तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिकाओं की मशीनरी का उपयोग करके अपना बहुगुण नहीं कर लेती है। कहने का मतलब क्या है कि वायरस जब तक एक्टिव नहीं होता, जब तक एनर्जी नहीं होती उसमें, जब तक वो किसी की बॉडी में एंट्री नहीं करता है, जैसे ही वो किसी की बॉडी में एंट्री कर देता है वो एक्टिव हो जाता है ना। तभी तो लोग बीमार हो जाते हैं। वायरस बुखार वगैरह के बारे में जाना होगा, वायरस खांसी के बारे में जाना होगा। वो अकेले उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे वो किसी की बॉडी में अटैक करता है तो वो जो है उसकी ताकत और बढ़ जाती है। यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के बारे में दे रखा है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, झिल्ली नहीं होता है, इसमें झिल्ली होता है। ठीक है। इसमें केंद्रक में भी झिल्ली नहीं होता है, इसमें होता है। यह आकार क्या होता है, छोटा होता है जनरली, और इसका आकार बड़ा होता है। इसमें केंद्रक क्षेत्र होता है लेकिन इसमें झिल्ली नहीं होती है। इसमें केंद्रक क्षेत्र होता है, सुस्पष्ट होता है, चारों ओर केंद्र के झिल्ली से घिरा हुआ होता है। ठीक है। क्रोमोसोम, इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, इसमें अनेक क्रोमोसोम होता है। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित है, यहाँ पर क्या है, उपस्थित होगा, जस्ट ऑपोजिट। ये वाला थोड़ा सा आप देख लेना, रट लेना, क्योंकि पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है। अब हम जानते हैं कोशिका के अंगक के बारे में। कोशिका अंगक। ठीक है। कोशिका अंगक, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पतली झिल्ली होती है जिसमें कि उसमें स्थिर पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिकीय जीव की कोशिकाएं भी शामिल हैं को भी उपापचय प्रक्रिया के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। मतलब कि उसमें भी आवश्यकता होती है जिससे कि वे जटिल संरचना कार्य को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जिन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, हर किसी से नहीं देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा कि केंद्रक के विषय में पढ़ा कि अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड कोशिका अंगक के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत ही निर्णायक कार्य करते हैं। चलो अब इसके बारे में एक एक करके जानें कि अंतर्द्रव्य जालिका या फिर ER क्या है। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं अथवा शीट का एक बहुत ही बड़ा तंत्र है। यह लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलोपुटिकाओं की तरह दिखाई देता है। अंतर्द्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूपी होती है। अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी होती है, एक चिकनी होती है। ठीक है। जो RER है मतलब कि खुरदरी है। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। RER जो है तैयार प्रोटीन को आवश्यकता के अनुसार ER के द्वारा जो है कोशिका के अन्य भागों में भेज देते हैं। और SER जो है वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। ठीक है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन अथवा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली अथवा
जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन अथवा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूप में दिखाई देते हैं, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर ये फिगर है, आप इसको एक बार जरूर बना लेना, क्योंकि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में से किसी एक का फिगर आता है बनाने के लिए। इसको जो है विद नेम आपको याद करना है। जैसे कि यहाँ दे रखा है क्या, गोल्जी उपकरण, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, केंद्रीय झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, खुरदरी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक, प्लाज्मा झिल्ली एटसेट्रा। जो इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न अंगों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों अथवा केंद्रक के मध्य पदार्थ जो है हमारी प्रोटीन होती है, इसके आने जाने के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। ER कोशिका की कुछ जो है जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतु जिन्हें शेरों भी कहते हैं, यह यकृत की कोशिकाओं में SER विष अथवा दवा को निवारणीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप गाल्जी उपकरण के बारे में थोड़ा सा जाने। देखो गाल्जी उपकरण क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से संरचना है। ये देखो, ये जो है ये है ना, ये वाले ये जो ऐसे बन रखे हैं, ये हमारे गाल्जी उपकरण है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि क्या कार्य है इसका। गाल्जी उपकरण कैमिनो गोल्जी के द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी हुई रहती है, जैसा कि हमने फिगर में देखा। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से युक्त होता है, इसलिए जटिल कोशिका झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को ये बनाती हैं। देखो यहाँ पर भी फिगर दे रखा है, इसको भी एक बार देख लेना। ये हमारी पादप कोशिका का है। इसमें फर्क क्या है, इसमें कोशिका भित्ति भी होती है और उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। जो अंदर वाली है ना, ये कोशिका भित्ति है। यहाँ पर भी क्या है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका उसमें भी थी। ठीक है, यहाँ पर भी है। लाइसोसोम उसमें भी था, इसमें भी है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका इसमें भी है, उसमें भी था, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम चिपके होते हैं। हरित लवक सिर्फ प्लांट में ही होता है, उसमें नहीं होगा। केंद्रक दोनों में था, गोल्जी उपकरण दोनों में है। केंद्रक झिल्ली जो है इसमें है, उसमें नहीं है, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली इसमें है। बाह्य कोशिका है, कोशिका भित्ति इसके अंदर है, उसमें नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होता है। तो ये थोड़ा सा फिगर आप जान लेना। ER में संश्लेषित जो होते हैं पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और इन्हें कोशिका के अन्य भाग या कह लो बाहर अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है हमारी पुटिका में पदार्थ का संचरण या रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्यतः शक्कर से जटिल शक्कर बनती है और गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम भी हमारा क्या है, गोल्जी उपकरण के द्वारा बनता है। अब लाइसोसोम को जान लो कि क्या होता है, क्या कार्य होता है। इससे पहले लाइसोसोम, देखो ये गोल सा संरचना दिख रहा है, गोल सा, ये हमारे गोल गोल से अंडे जैसा दिख रहे होंगे तुम्हें, है ये गोल गोल सा, ये हमारा क्या है, ये लाइसोसोम है। अब इसके बारे में पढ़ो तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज जानकारी हमें फिगर की भी होनी चाहिए। लाइसोसोम का कार्य क्या है, आकार क्या है, इसके बारे में जानते हैं। लाइसोसोम जो है संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, पचाने वाले एंजाइम। इसे हम RER इन एंजाइमों से बचाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, मतलब वेस्टेज को निपटाता है। ये बाहरी पदार्थ तथा कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करने का कार्य करता है। लाइसोसोम क्या करता है, जो बेकार चीजें होती हैं, अपशिष्ट होती है, उसको खा लेता है, पचा लेता है, बेकार चीजों को बाहर फेंकने का कार्य करता है। ठीक है, कोशिका के अंदर वाले पदार्थ बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन अथवा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत जो है शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। कोशिकीय उपापचय जिसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त अथवा मृत हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होता है, फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचा लेते हैं। इसलिए हम लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, अब कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं भैया, लाइसोसोम को। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसके पास चीजें कुछ अपघटित होती है और ये टूट जाती है तो ये अपने ही चीज़ों को पचा लेते हैं और पचा करके लाइसोसोम फट जाता है और अपने ही एंजाइम जो होते हैं इनके खुद ही को पचा लेते हैं और इससे हमारी जो है कह लो कि कोशिका की डेथ भी हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं आत्मघाती थैली। अब यहाँ जो है गोल्जी के बारे में दे रखा है कि गोल्जी का खोज किसने किया, तो भैया कैमिलो गोल्जी का जन्म क्या है, 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से जो है मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में
सो कैमिनो गोल्जी का जन्म क्या हुआ? 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिन के जो हमारे समीप कोर्टनो में हुआ था। उन्होंने पविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पविया के सेंट मैरिटोन के अस्पताल में अपने अध्ययन को जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने क्या किया? एम्बियाटोग्रासा के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज की इस अस्पताल में किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। ठीक है, अस्पताल का जो किचन था उसमें तंत्रिका तंत्र पर इन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था और उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका अथवा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने के लिए क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को क्या बोला? ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनुघोल का उपयोग किया था और विशेषता ये कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। जो गोल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम जो है उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किया था। सन 1906 में उन्हें सेंटियारो रेमिनो कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि इसमें से क्वेश्चन जनरली बनते नहीं हैं, लेकिन जो हमारे वन वर्ड वाले क्वेश्चन है या कह लो MCQ हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानें और कोशिश करते हैं जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। सो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या है? बिजली घर कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ठीक है, पतली होती है। ये वलय ATP जो है बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है कह लो बिजली घर हमारा ऊर्जा के रूप में कार्य करता है या प्रदान करता है। ATP कोशिका कोई बात नहीं, ATP कोशिका की ऊर्जा है। ठीक है, शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना DNA अथवा राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? खुद ही का DNA होता है, खुद ही का राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, कुछ पोषण ये खुद ही बनाने का कार्य करते हैं। अब प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होता है और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? श्वेत होता है, सफ़ेद होता है, रंगहीन होता है। जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही वो अपना भोजन बनाने का कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं, जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप के अंगक हैं, जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में जो है बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। ठीक है, प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की यह तरह प्लास्टिड में भी अपना क्या होता है? DNA और राइबोसोम। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। जंतु में क्या होती है? छोटी होती है और पादपों में बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है। ये कोशिकाओं को स्फीति अथवा कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिकीय जीवों जैसे कि अमीबा की खाद्य रसधानी में अनेक उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अवशिष्ट पदार्थों की शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा क्या होता है, वे विशिष्ट कार्य जैसे कि श्वसन लेना, पोषण लेना, अवशिष्ट पदार्थों को निकालना, पदार्थों का उत्सर्जन करना अथवा नए प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली अथवा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यहाँ एक लाइन है नोट करने लायक, जो कोशिका है, कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसको हटा करके आप और लगा सकते हो। ठीक है, कोशिका जो है सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का जो है बेसली घर कहलाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसका मतलब यह है कि उसमें 2 कवर होते हैं। बाहरी झिल्ली जो है छिद्रित होती है, जो बाहर वाला कवर होता है उसमें क्या होता है, छेद होता है, ताकि चीज़ें जो है अंदर बाहर होते रहें। भीतरी झिल्ली बहुत ही अधिक वलित होती है, मतलब कि घुमावदार होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए जो है आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जिसे हम एटीपी भी कह सकते हैं, एडिनेसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि इसे हम ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, यही रीज़न है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा यांत्रिक क्रिया के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। तात्पर्य यह है कि जो है ना, नई चीज़ों को बनाने के लिए या नई अंग कार्य को करने के लिए ये जो है, इसमें जो एटीपी में ऊर्जा होती है संचित, उसका यूज़ करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अद्भुत अंग है। इसे बहुत ही अद्भुत सा माना जाता है, क्योंकि इनमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। इसका खुद का डीएनए होता है और खुद ही का राइबोसोम भी होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अब प्लास्टिड के बारे में जानते हैं। प्लास्टिड होता क्या है? प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। ठीक है, प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है क्रोमोप्लास्ट, जो कि रंगीन प्लास्टिड होता है। दूसरा हमारा क्या है, लिकोप्लास्ट, जो कि श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड होता है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। यही रीज़न है कि पत्तियों का रंग हरा होता है। और ये पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, है ना। इसे हम प्रकाश संश्लेषण पर अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक होते हैं। जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत से झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड में भी हमने अभी देखा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, अपना डीएनए था और अपना ही राइबोसोम था। ठीक इसी तरीके से जो है हमारा इसके अंदर भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। चलो अब रसधानियाँ के बारे में जान लेते हैं कि रसधानियाँ क्या होती हैं। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। जंतु में छोटी होती है, पादप में बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। क्या कह रहा है कि कुछ चीज़ों में, कुछ पौधों में हमारे जो है ना, ये रसधानी जो होता है 50 से 90% तक उपस्थित होती है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर पोषण ये इसी का होता है। अब यहाँ देख लो, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है ना। जो पादप कोशिका की रसधानियाँ होती है, इसमें क्या होता है, कोशिका का द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं की स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि हमारा अमीबा हो गया, खाद्य की रसधानी में उनके द्वारा उपयोग लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसायनियाँ, अतिरिक्त जल, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनरली ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, वो सभी कार्य अपने एक ही कोशिका से करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि इन्हें पता होता है कि यहाँ से मुझे जो है उत्सर्जित करना है, यहाँ से हमें लेना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है, ये तो हम जानते ही हैं, जिसके द्वारा वे अपने विशिष्ट कार्य करते हैं। जैसे हम मानव का ही लेते हैं तो हम सांस लेने के लिए अलग होता है, पोषण, खाना खाने के लिए अलग होता है, अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन के लिए अलग होता है, नई प्रोटीन बनाने की सहायता के लिए, इन सब चीज़ों का अलग अलग चीज़ें का यूज़ होता है। हमारे मानव में अलग होता है, एनिमल में अलग होता है, ठीक है, पक्षियों में अलग होता है। तो ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो सकता है। अभी क्या कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम सांस लेने के लिए अलग चीज़ों का यूज़
करते हैं, खाने के लिए अलग, पचाने के लिए अलग, क्योंकि हमारी जो संरचना है बॉडी की वो अलग अलग तरीके से बनाया गया है। हम नाक की जगह क्या नाम है, फेफड़े से सांस ले, सॉरी नाक की जगह हम क्या हृदय से सांस ले सकते हैं? नहीं, नाक से ही लेंगे। इसका पूरा प्रोसेस है, श्वास नली में हवा जाती है, फिर फेफड़े में जाती है, फिर अंतर बाहर चीज़ें, मतलब CO2 को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, ये सारी चीज़ें प्रोसेस चलती है एक नॉर्मल तरीके से, या कह लो एक इसका प्रोसेस होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। अब कोशिका का विभाजन कैसे होता है? जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि कोशिका का विभाजन जो है उनके कार्यों के हिसाब से किया जाता है, कि हमारे हाथ का काम क्या है, पैरों का काम क्या है, जीभ का काम क्या है, दांत का काम क्या है, इस तरीके से। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी और मृत या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मनज बनाते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका का विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे हम विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे कि मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के समान ही होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं उत्तकों के मरम्मत में सहायता करती हैं। जंतु और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा उत्तकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मनज बनाती है, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। यह एक क्या है? प्रोसेस है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे हम क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। इसको मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी। जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रन द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्यों आधी हो गई है? अब देखो, मैं तुम्हें आपको बताती हूँ ये चीजें क्या है। यहाँ पे देखो, समसूत्री विभाजन, यहाँ पर मातृ कोशिकाएं हैं और ये हमारे जो है गुणसूत्र दिख रहे हैं। ठीक है, ये मातृ कोशिका है और ये हमारे गुणसूत्र दिख रहे हैं। अब जब ये गुणसूत्र संतति की कोशिकाओं का निर्माण करती है तो बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। यहाँ देखो, गुणसूत्र हमारे जो है बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो गया। यहाँ से संतति कोशिकाएं बन गई। अब ये क्या हुआ, जितना इसमें था उसका ये 2 गुना हो गया। ठीक है, यहाँ इसे हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन में देखो क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन में यहाँ हमारी मातृ कोशिकाएं हैं, दिख रही होगी। अर्धसूत्री विभाजन में एक पहला प्रोसेस देखो क्या है, यहाँ से लिया गया, इसका आधा हो गया, है ना। अब इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, अगर मान लो ये माता है, माता से बच्चों में आधा आधा आया। ठीक है, अब बच्चों का उसके बच्चों में जाएगा, इससे भी आधा, इससे भी आधा, है ना। तो इसे हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या सीखा है उसे थोड़ा सा एक बार ही देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। देखो क्या है, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। हमने शुरू में पढ़ा था। कोशिका के चारों ओर क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली, और ये झिल्ली लिपिड और सेलुलोज या फिर प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग होता है। यह पदार्थों की गति और कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण को नियमित करने का कार्य करती है। जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा कि जो है झिल्ली क्या काम करती है? बाहर और अंदर वाले को मेंटेन करके रखती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति भी होती है। प्लांट्स के अंदर क्यों होती है भैया? उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, है ना। और ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई और बैक्टीरिया को अल्प परासरंदाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। मतलब कि अगर ज़्यादा भी होने नहीं देती, और अगर ज़्यादा इनकेस हो गया तो उसको बनाए रखती है। यूकेरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है, वही प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। ये कोशिका की जो है जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करती है। ये आज जो हमारी है अंतः कोशिकाएं अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादन सतह के रूप में कार्य करता है। अब गाल्जी उपकरण जो इस तरीके का संरचना था, है ना, देखा होगा आपने। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। ये कोशिका में बने पदार्थों को क्या करता है? संचयन करता है, रूपांतर करता है और पैकेजिंग का कार्य करता है। ठीक है, अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे कि हमारे प्लास्टिड होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? जिसमें क्लोरोफिल होता है।
उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं हरे पौधे वगैरह। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? प्राथमिक कार्य संचय करना होता है इनका। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है और अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है उसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं और उनमें केवल छोटे छोटे राइबोसोम्स अंगक के रूप में होते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाओं का विभाजन होता है। इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।